Good morning, 12th class. We are discussing about the biotechnology and their processes and principles. Okay. In yesterday's class, we were discussing about the tools of biotechnology. The last tool of biotechnology is competent host. हमने इससे पहले एंजाइम्स डिस्कस किए, क्लोनिंग वेक्टर्स को पढ़ा हमने कल की क्लास में, कैसा होना चाहिए एक डिजायर्ड जो क्लोनिंग वेक्टर है वो किस तरीके का होना चाहिए, एंड उसमें कौन कौन से सीक्वेंसेस होने चाहिए जिससे वो इजीली यूज किया जा सके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट टूल है कॉम्पिटेंट होस्ट। जिस बैक्टीरियल सेल के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनकॉर्पोरेट करते हैं और जिससे डिजायर्ड प्रोडक्ट हम बनवाने वाले हैं, तो वो सूटेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें इजीली हम उसको डाल सके। तो वो टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। हम उन टेक्निक्स को पढ़ेंगे जिसके द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सूटेबल होस्ट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं हम कॉम्पिटेंट होस्ट। फोर्थ जो है टूल्स में ही कर रहे हैं हम, कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट में फर्स्ट है बच्चों, एक तो है केमिकल मेथड। सेकंड है इलेक्ट्रोपोरेशन। नेक्स्ट है जीन गन मेथड और बायोलिस्टिक गन मेथड। जीन गन मेथड और बायोलिस्टिक गन मेथड। और डी है माइक्रो इंजेक्शन। यस, ध्यान से देखिए बच्चों, कॉम्पिटेंट होस्ट ऐसा होस्ट, ऐसी बैक्टीरियल सेल जो सूटेबल हो डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मल्टीप्लाई करवाने के लिए और डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनवाने के लिए। अब कुछ टेक्निक समझेंगे जिसके द्वारा हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देते हैं बैक्टीरियल सेल में। आप सभी जानते हैं डीएनए जो होता है, आप सभी जानते हैं कि जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक होता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाता है। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं। पहला लेते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या किया जाता है बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल भी यस, ध्यान से देखिए। हाँ, केमिकल मेथड में क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक है तो सेल के अंदर एंटर करवाने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम आयन से ट्रीट करते हैं। किससे ट्रीट करते हैं, जो सेल का कल्चर है और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उनको एक साथ रख के और फिर उनको हम ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम आयन से, और फिर बीच में उससे हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से ट्रीट करते हैं और फिर कैल्शियम आयन से ट्रीट किया जाता है। तो ऐसा करने पर
ऐसा करने से क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर बन जाते हैं और इससे क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है। क्या क्या ध्यान रखें, मैग्नीशियम आयन Mg2+, इसके अलावा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड मैग्नीशियम आयन से ट्रीट करने पर सेल के अंदर जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर हो जाएगा। सेकंड लेते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रोपोरेशन? इलेक्ट्रोपोरेशन के लिए क्या करते हैं कि सेल के कल्चर को, प्रोटोप्लास्ट को और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उनको एक साथ रखते हैं और फिर इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके से देते हैं, एक तो कम पावर का और शॉर्ट लॉन्ग रेंज का। मतलब जो लो पावर का, जो लो वोल्टेज का जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो शॉर्ट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देते हैं। दोबारा सुन लीजिए, लो वोल्टेज का जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देते हैं, या फिर हाई वोल्टेज का जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं। इससे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांजिएंट पोर बन जाते हैं, थोड़े समय के लिए पोर्स बन जाते हैं, और ऐसा होने पर जो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा? हम इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन टॉपिक इंटरेस्टिंग है। ये जीन गन मेथड, जीन गन मेथड और बायोलिस्टिक गन मेथड, इसको जनरली प्लांट सेल्स के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो टंगस्टन के जो पार्टिकल्स हैं, टंगस्टन के पार्टिकल्स या गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर डीएनए को रैप करके एक जो जीन गन जो होती है, जो जीन गन जो टेक्निक है या जो डिवाइस है, उसके द्वारा बम्बार्टमेंट किया जाता है। किसके ऊपर? प्लांट सेल्स के ऊपर। तो तेजी से जब ये पार्टिकल सेल के अंदर जाते हैं तो अपने साथ में डीएनए को भी अंदर एंटर करवा देते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जो जीन गन डिवाइस है, जो जीन गन डिवाइस है, उसके द्वारा प्लांट सेल्स के ऊपर क्या करते हैं, इन टंगस्टन के या गोल्ड के पार्टिकल्स के ऊपर डीएनए को कॉइल करवा के, रैप करवा के, और उस डिवाइस या गन के द्वारा जो है बम्बार्टमेंट किया जाता है प्लांट सेल्स के ऊपर, जिससे इन पार्टिकल्स के साथ में तेजी से जो डीएनए है वो प्लांट सेल के अंदर एंटर हो जाता है और प्लांट सेल के डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? जीन गन मेथड और बायोलिस्टिक गन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं माइक्रो इंजेक्शन। बहुत ही सिंपल है, तो सिंपल सिंपल स्लोली चलेंगे, सही से करेंगे, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। माइक्रो इंजेक्शन क्या है कि माइक्रो ग्लास पिपेट्स आती हैं लेबोरेटरीज के अंदर, माइक्रो ग्लास पिपेट्स आती हैं, तो उनके द्वारा सीधे किसी एनिमल सेल के अंदर डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्ट कर देना। ठीक है, माइक्रो पिपेट आती है ग्लास की, जिसके द्वारा सेल के अंदर डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कल्चर को इंजेक्ट कर देना या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्ट कर देना। दिस इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। तो जनरली एनिमल सेल में इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, और इस मेथड को हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। अगर आप सबको ये चारों मेथड समझ में आ चुके हैं तो एक बार हैंड रेज कर दें, एक बार हैंड रेज कर दें आप लोग। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, थैंक यू। आज बच्चों अपन, अब अब तक हमने ये समझा कि मतलब अभी तक हमने क्या कहते हैं, अपने जो रिसोर्स सोर्सेज हैं बायोटेक्नोलॉजी के वो समझे कि क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या टेक्निक है, वो हमने समझा। अब हम प्रोसेस कैसे किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। आपको मान लो कोई डिजायर्ड हार्मोन या एंजाइम का प्रोडक्शन करवाना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, और तो इसके लिए क्या प्रोसेस कैसा होगा वो हम समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है बच्चों। चलिए, processes of biotechnology, processes of biotechnology।
प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यस बच्चों, इसमें फर्स्ट लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हाँ बच्चों, एक सेकेंड। यस बच्चों, सबसे पहला स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के लिए, कि सेल के अंदर से डीएनए को बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकालना। अब ये कैसे करना है? इसके लिए बच्चों अलग अलग एंजाइम है, जैसे कि बैक्टीरियल सेल के लिए लाइसोजाइम, प्लांट सेल के लिए सेलुलेज, फंगल सेल के लिए काइटिनेज। क्या करना होता है कि जिस भी सेल का डीएनए हमें बाहर लेना है तो उसको उस पर्टिकुलर एंजाइम से ट्रीट करते हैं। तो पर्टिकुलर एंजाइम से ट्रीट करने पर क्या होगा कि जो सेल वॉल है बैक्टीरियल, जैसे लाइसोजाइम है, तो लाइसोजाइम से सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो रप्चर हो जाएगी और क्या होगा कि जो डीएनए का कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड लेते हैं सेलुलेज। प्लांट सेल का डीएनए अगर बाहर लेना है तो उसे क्या करेंगे? सेलुलेज से ट्रीट करेंगे। तो उससे क्या होगा? सेल वॉल जो है डाइजेस्ट हो जाएगी और जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फंगल सेल का डीएनए अगर बाहर लेना है तो काइटिनेज से ट्रीट करेंगे। तो अब इन एंजाइम से ट्रीट करने पर जो सेल के अंदर का जो डीएनए का कंटेंट है वो बाहर आ गया। अब उस डीएनए के साथ में आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, तो आरएनए को हटाएंगे हम। तो आरएनए के हटाने के लिए आरएनएज एंजाइम काम में लेंगे, जिससे क्या है कि आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर लेंगे प्रोटीएज। अगर प्रोटीन को हटाना है, डाइजेस्ट करना है, तो प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट करेंगे। तो ऐसा करने पर हमें प्योर डीएनए मिल जाएगा। अब प्योर डीएनए को बाहर लेना है तो उस कल्चर के अंदर हमने जो अब तक का प्रोसेस किया है उसमें हम चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। क्या डालेंगे? चिल्ड इथेनॉल, ठंडा इथेनॉल डालेंगे। इससे क्या होगा? डीएनए के जो लूप हैं वो एक साइड में हो जाएंगे और उनको बाहर निकाल लेंगे। ओके बच्चों, तो ये मेथड है एक्सट्रैक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, चलिए सेकंड लेते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट। यस, अब बच्चों हमने डीएनए भी निकाल लिया और हमने प्लाज्मिड्स भी बाहर ले लिए। सेकंड लेते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना। मान लो आपको इंसुलिन का प्रोडक्शन कराना है, या आपको किसी एंजाइम का प्रोडक्शन कराना है, या किसी और हार्मोन का प्रोडक्शन कराना है, तो उस एंजाइम को, उस हार्मोन को कोड करने वाला जो जीन है वो आपको चाहिए। वो क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और क्या चाहिए? प्लाज्मिड चाहिए। तो अब क्या करेंगे आप? प्लाज्मिड के अंदर और जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज करेंगे। पहले मैंने समझाया है, आपको पता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से डीएनए को कट करता है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी उसी साइड से, उसी सीक्वेंस से कट करेगा और प्लाज्मिड को भी उसी सीक्वेंस से कट करेगा, जिससे दोनों का इनकॉर्पोरेशन आसान हो जाए, दोनों का लाइगेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे क्या है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कट के अलग हो जाता है और प्लाज्मिड जो है वहां पर भी जो डिजायर्ड सीक्वेंस है वहां से कट लग जाता है। ओके, अब इतना हो गया बच्चों कि भाई जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बाहर आ गया और जो कट प्लाज्मिड है वो भी बाहर आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट
जो स्टेप, 2 स्टेप हो चुके हैं। अब बच्चों थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने और समझें। जो थर्ड स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप है मल्टीप्लाइकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। मल्टीप्लाइकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों अब मैं एक टेक्निक समझाने वाला हूं आपको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, पीसीआर, जो हायर क्लासेस में भी, रिसर्च लेवल पर भी आपको काम आएगी। आपको समझ में आने के बाद वो काफी आने वाले टाइम में यूज आने वाली है। तो यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अब पीसीआर। पीसीआर पॉलीमरेज चेन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, ये टेक्निक किसने दी? गिवन बाय कैरी मूलिस। गिवन बाय कैरी मूलिस। ये कैरी मूलिस के द्वारा दी गई टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके बच्चों, पहले तो ये समझते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है। बच्चों एक चीज बताओ आप मुझे, कि आपने किसी हार्मोन या एंजाइम को कोड करने वाला जीन निकाल लिया, क्या बार बार निकालोगे? तो एक तरीका है, आपने मान लो किसी हार्मोन को कोड करने वाला जीन आपने बाहर ले लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो, डिजायर्ड जीन है, उसकी जेरॉक्स कॉपी बना लो, उसकी 100, 1000 मल्टीपल कॉपीज बना लो। तो बार बार किसी एनिमल से या किसी प्लांट से या किसी ऑर्गेनिज्म से वो जीन आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पीसीआर का रोल यह है, पीसीआर क्या करता है कि जो डीएनए है या जो जीन है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देता है, मल्टीपल कॉपीज बना देता है। तो वो अपना प्रोसेस को आसान कर देता है, हमें बार बार जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो पीसीआर जो है इसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मतलब ये डीएनए की कॉपीज बनाता है। क्या बनाता है? डीएनए की कॉपीज बनाता है, ये वो प्रोसेस है। एंड इट वाज गिवन बाय कैरी मूलिस। ये किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? कैरी मूलिस के द्वारा। तो बच्चों मैं पहले डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग फटाफट अटेंडेंस फिल कर दें अपनी। मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूं। ड्रॉ करता हूं और आप भी डायग्राम साथ में ड्रॉ जरूर करें पीसीआर के लिए।
यस बच्चों, ध्यान से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती है, डीएनए की कई सारी कॉपीज बना ली जाती है, तो थोड़ा इजी हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, तो इसके लिए तीन स्टेप्स है बच्चों। अच्छा सॉरी, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एनीलिंग एंड थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। यस, ध्यान से देखिए बच्चों, डीनेचुरेशन पहला स्टेप है इस प्रोसेस का। डीनेचुरेशन, जो डीएनए है उसको हीट किया जाता है, डीएनए के कल्चर को हीट किया जाता है, जिससे डीएनए के जो दोनों धागे हैं, जो दोनों स्ट्रैंड है जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो ब्रेक हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है बच्चों? ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने पर डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन। क्या कहते हैं इसे हम? डीनेचुरेशन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? डीनेचुरेशन कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, डीएनए के कल्चर को हीट किया जाता है, जिससे दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाती है और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए बच्चों, दोनों धागे अलग हो गए हैं। सेकेंड स्टेप है एनिलिंग। सेकेंड स्टेप क्या है? एनिलिंग है। एनिलिंग में क्या होता है? आरएनए प्राइमर दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? आरएनए प्राइमर। तो ये दोनों छोटे स्ट्रैंड हैं, आरएनए प्राइमर है, जिनको दिया जाता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है इस डीएनए से। ठीक है, अब क्या किया जाता है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स दिए जाते हैं और टेक पॉलीमरेज एंजाइम दिया जाता है। ठीक है, यहां पर बच्चों टेम्परेचर क्या है? हाई है। तो टेम्परेचर हाई होने पर वापस से डीनेचुरेशन ना हो, तो यहाँ पर जो पॉलीमरेज एंजाइम है, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो ऐसा लिया जाता है जो थर्मोस्टेबल हो, जो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल हो। तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ध्यान से सुनिए बच्चों, थर्मस एक्वेटिकस। तो ये जो बैक्टीरिया है बच्चों, ये 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री तक पर भी स्टेबल रहता है। तो इससे टेक पॉलीमरेज लिया जाता है। इस डीएनए पॉलीमरेज को हम क्या कहते हैं? टेक पॉलीमरेज कहते हैं। तो इस रिएक्शन में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स दिए जाते हैं और प्लस टेक पॉलीमरेज एंजाइम दिया जाता है। तो ऐसा होने पर ये जो स्ट्रैंड है आरएनए, और ये जो आरएनए स्ट्रैंड है, ये पॉलीमराइज होता है। तो ये स्ट्रैंड पूरा बन जाता है और ये भी कंप्लीट बन जाता है। तो इस तरीके से आरएनए प्राइमर का एक्सटेंड होना, पॉलीमराइज होना, ये क्या कहलाता है? एक्सटेंशन कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन हो गया, सेकंड एनिलिंग हो गया, थर्ड स्टेप एक्सटेंशन, जिसमें दो कंप्लीट डीएनए के नए मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब सपोज कीजिए बच्चों, ये अगर साइकिल 30 टाइम अगर रिपीट करें तो हमारे पास में मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी डिजायर्ड जीन की। ओके, तो तीन स्टेप्स हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। डीनेचुरेशन, जिसमें डीएनए स्ट्रैंड अलग होते हैं। सेकंड है एनिलिंग, जिसमें आरएनए प्राइमर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और फिर रिएक्शन में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स और टेक पॉलीमरेज एंजाइम दिया जाता है, जिससे नए डीएनए स्ट्रैंड का पॉलीमराइजेशन होता है। और थर्ड है एक्सटेंशन, मतलब उसका एक्सटेंशन होना, कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल का बन जाना। और इस साइकिल को अगर 3 टाइम, 4 टाइम या 10 टाइम या 30 टाइम रिपीट करेंगे तो हमारे पास में मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी डीएनए की, और जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके सामने मैंने बोर्ड पर जो ड्रॉ किया है, ये स्केच है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं।
बच्चों एक तो कल आपकी पीटीएम है। बच्चों आज की क्लास में इतना ही करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो 2 या 3 टॉपिक हैं वो आज कवर नहीं हो पाएंगे, तो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। जहां तक है नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा।